हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा होगा। ठीक है। सो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के बारे में। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जिसका टाइटल नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, उसके अलावा प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। The objective of AS5 is to prescribe the classification and AS5 हमें क्या देता है, ये हमें क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर। ठीक है, इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ अर्लियर वीडियोस में। सो क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो कुछ आइटम्स को आप किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। This enhances the comparability of the financial statements of an enterprise over the time। सर इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेरेबल हो जाते हैं, मतलब वो दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करने में आसान हो जाते हैं। ठीक है। सो कंपेरेबिलिटी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। अकॉर्डिंगली दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है। तो इसके लिए गाइज ये लोग कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को क्लासीफाई करेंगे एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है। इसका मीनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे ही कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रायर पीरियड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलेंगे। एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन आइटम्स विद इन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। इसके अलावा अगर हम अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब एस्टिमेशन क्या होता है गाइस? कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस हो जिसका आपको एग्जैक्ट फिगर पता ना हो कि कितना इसमें एक्सपेंस होने वाला है, लेकिन होना है ये कंफर्म है, तो आप उसके लिए कुछ एक अंदाज़ा लगाते हैं गाइस। ठीक है। उसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एस्टीमेट कहा जाता है। ठीक है। येस, एंड द डिस्क्लोजर्स to be made in the financial statement regarding changes in accounting policies। तो गाइस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ साथ वो लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के डिस्क्लोजर्स की भी बात करेंगे अगर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हो तो। ठीक है। यस। अब कुछ स्पेसिफिक ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके साथ ये डील नहीं करता है, मतलब जिसका ट्रीटमेंट ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं बताता है। ठीक है। द स्टेटमेंट डज नॉट डील विद द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर विच अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड। तो गाइज ये जो है यहाँ पे ये गाइज टैक्स इम्प्लीकेशन की बात नहीं करेगा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेगा गाइज। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर की बात करेगा, पर टैक्स इम्प्लीकेशंस वो तो गाइज इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही होगा। ठीक है। सो नाउ इसके कुछ कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कंप्राइजेज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ईच ऑफ विच शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस सबसे पहला प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। अब ये क्या होता है गाइस? तो गाइस हमारा जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल जो भी आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट परचेस करना, सेल करना या मैन्युफैक्चर करके सेल करना, वो आपका जो ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज़ है उससे जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। सो एनी एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है। एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन विच द एंटरप्राइज एंगेज इन फंडामेंटल, इन फर्दरेंस और इंसिडेंटल टू, यानी उससे रिलेटेड भी जो एक्टिविटीज़ है वो भी आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि आप अपना मर्केंडाइज जो सेल करेंगे, ठीक है, मतलब अपना प्रोडक्शन आप जो सेल करेंगे या फिर अपनी इन्वेंट्री सेल करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट और लॉस होगा, एक तो वो शो किया जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। ओके। यस। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है गाइस देखते हैं। इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन्स दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट। अब गाइस कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स, कुछ ऐसे आइटम्स जो कि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली। और दूसरा कि वो
रेगुलर नहीं होगा, वो कभी होता है लेकिन वो रेगुलर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और हेवी लॉस ऑन गुड्स ड्यू टू फायर। तो गाइस इस तरह के ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट ऑन, आपने अपना ऑफिस का फर्नीचर सेल किया, ठीक है, तो गाइज ऐसे केस में आप रोज़ तो फर्नीचर सेल नहीं करते हो ना, आप तो अपना नॉर्मल बिजनेस चलाते हो, पर कभी कभी नया फर्नीचर लेना था तो पुराना आपने सेल किया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो गाइज नेट प्रॉफिट में इसका इफेक्ट दिया जाता है, ठीक है। द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। हर एक इस तरह की जो आइटम होगी उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। वेदर एन इवेंट और ट्रांजेक्शन इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय द। अब गाइज ये लोग बोल रहे हैं कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस उसके लिए आप उसको नेचर ऑफ द इवेंट और ट्रांजैक्शन दे सकते हो, ठीक है, जो कि अपना ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। देयरफॉर एन इवेंट और ट्रांजैक्शन में बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर वन एंटरप्राइज बट नॉट फॉर अनदर एंटरप्राइज। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो हमारे बिजनेस के लिए जिसमें जिनका फर्नीचर में डील करने का बिजनेस नहीं है उनके लिए ये ट्रांजैक्शन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का फर्नीचर का शोरूम है तो उसके लिए तो सेल ऑफ फर्नीचर ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ना, तो उसके लिए वो आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। कोई चीज़ अगर किसी एक के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो दूसरे के लिए होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यस, नाउ एग्जाम्पल के लिए लॉस सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो गाइस अर्थक्वेक आया और लॉस हुआ तो हमने बोला कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ओके। हावेवर क्लेम्स फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स अराइजिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो और वो अर्थक्वेक के बाद अपने पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम्स पे कर रही है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ, ये तो उसका नॉर्मल बिजनेस है कि क्लेम्स सेटल करना चाहिए, वो क्लेम्स किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। सो हावेवर द क्लेम्स फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स अराइजिंग फ्रॉम अर्थक्वेक do not qualify as an extraordinary item for an insurance company, ठीक है guys। yes, now next point, when items of income and expense within profit or loss from ordinary activities are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of enterprise, the nature and amount of such items should be disclosed separately। guys इन्होंने कहा कि कोई अगर पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस जो है वो उसकी साइज़ या उसके नेचर के हिसाब से अगर वो इम्पोर्टेंट हो कि इसको सेपरेटली बताना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिया है, उसके लिए एक्सपेंस भी बहुत बड़ा होने वाला है और प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होने वाला है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो बताया ही, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी कंपनी जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है जिससे उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है हुआ है। तो इस चीज़ को अगर सेपरेटली बताएंगे तो शेयर होल्डर्स को पता चल जाएगा कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी आइटम्स भी होती है जिसको स्पेसिफिकली बताया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जिनको हम कोई इनकम और एक्सपेंस को सेपरेटली क्यों बताना चाहिए, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक, द राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी एज वेल एज द रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन। कभी कभी कहीं कुछ ऐसी आपका स्टॉक हो सकता है जो आउटडेट हो चुका है, ठीक है, जो अपने ओरिजिनल सेल प्राइस पे सेल होगा ही नहीं, आपको वो एज अ स्क्रैप या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे सेल करना पड़ेगा, तो वो उसको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देंगे। उसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन। आप एक्टिविटीज़ का पूरा मोड चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप कोई एडिशनल एक्सपेंस करके आप अपनी प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, तो माइट भी ये हो सकता है कि इसका डिफरेंट डिस्क्लोजर दिया जाए। उसके अलावा डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, तो फिक्स्ड असेट्स आपने सेल कर दिया। उसके अलावा डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। उसके बाद लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कोई लॉ में गाइस ऐसे चेंज आए जिस वजह से आपकी एंटिटी को बहुत फ़र्क पड़ा,
ठीक है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव चेंजेस। उसके अलावा लिटिगेशन सेटलमेंट्स, कोई आप बड़ा केस जीत गए या हार गए हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रोविजंस थी जो रिवर्स की गई है। ओके, तो इस टाइप की जो आइटम्स होती है इनको हम लोग सेपरेटली जो है वो बताया करते हैं गाइस। ओके, यस, okay, let's continue with the prior period items. So guys, prior period items are income or expense which arise in the current period as a result of, अब guys ये देखो, ये ऐसी इनकम या एक्सपेंस है जो आपने करंट पीरियड में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की है, ठीक है, which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of FS of one or more prior periods. गाइज ये प्रायर पीरियड आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एरर और ओमिशन। ये लोग बोलते हैं कि आपने पिछले साल या पिछले किसी भी कोई साल में अगर कोई एरर, कोई गलती की है या फिर कोई एंट्री लेना आप भूल गए हो और उस वजह से आप वो एंट्री प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ले रहे हो, ठीक है, एज अ इनकम और एक्सपेंस, तो इन दैट केस उस एंट्री को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज अ प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम्स आर जनरली इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, तो ये ऐसा कंसिस्टेंट नहीं होता है, ये किसी एक आधी बार कभी तो भी ऐसी एंट्रीज जो है वो आ जाती है, रेगुलरली नहीं आती है, इनफ्रीक्वेंट इन नेचर एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और ये इस अकाउंटिंग एस्टिमेट डिफरेंट कंसेप्ट है, बहुत से लोग प्रायर पीरियड आइटम्स को एज अ अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं, बट यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 खुद ही कह रहा है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। नाउ एन एस्टिमेट में हैव टू बी रिवाइज्ड इफ इट चेंजेस ऑकर इन द सर्कमस्टांसेस बेस्ड ऑन विच द एस्टिमेट वाज मेड। तो गाइज आपने अगर कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाया हो, एस्टिमेट लगाया हो, ठीक है, वो कभी ऐसा हो सकता है कि उसे रिवाइज करना पड़े। तो गाइज कोई पुराना एस्टिमेट रिवाइज करना दैट डज नॉट मीन प्रायर पीरियड आइटम, क्योंकि आपने एस्टिमेट पहले भी बनाया था और वो कोई एरर या ओमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एस्टिमेट को रिवाइज करना इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। सो एन एस्टिमेट मे हैव टू बी रिवाइज इफ चेंजेस ऑकर इन द सर्कमस्टांसेस। जिस सर्कमस्टांसेस में आपने एस्टिमेट बनाया था, अगर वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो एस्टिमेट चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। माइट भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिला हो, कोई नया एक्सपीरियंस हुआ हो या कोई सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुए हो। द रिविजन ऑफ द एस्टिमेट बाय इट्स नेचर डज नॉट ब्रिंग द एडजस्टमेंट विद इन द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके अलावा गाइज ये जो जब हम एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं तब आप उसको ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलोगे ना ही प्रायर पीरियड आइटम बोलोगे गाइज। ओके, यस। The effect of a change in an accounting estimate should be included in the determination of net profit or loss in the period of the change if the change affects the period only। तो इसका जो इफेक्ट है गाइस, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो इफेक्ट है वो आपको जिस साल को वो अफेक्ट कर रहा है उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में देना होगा, ठीक है, द पीरियड ऑफ द चेंज if the change affects only that period। उसके अलावा गाइस द पीरियड ऑफ द चेंज एंड द फ्यूचर पीरियड्स, अगर फ्यूचर को के एंट्रीज को भी वो चेंज अफेक्ट कर रहा होगा तो, ठीक है गाइस। देखिए एग्जांपल के लिए मैं दूँ आपको, प्रेजेंटली हम 2018-19 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। आपने कोई एस्टिमेट चेंज किया 2016-17 का, ठीक है, तो 16-17 में तो चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर 2017-18 में चेंज करना पड़ेगा और उसके अलावा 18-19 में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों उनके सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट ईयर्स थे। ओके गाइज, यस। सो टू एंश्योर द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच वॉज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ इज इंक्लूडेड इन दैट कंपोनेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। तो वही बोल रहे हैं कि जिस साल में आपने चेंज किया उस साल में आपको उसका इफेक्ट देना होगा। उसके अलावा गाइज अगर आपने किसी एस्टिमेट को प्रीवियसली एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रीट किया होगा, ठीक है, तो फिर आपको
अगर आपने प्रीवियसली किसी एस्टिमेट को एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट किया है तो उसको प्रेजेंट ईयर में भी एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही आप रहने देंगे, क्योंकि ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंपेरेबिलिटी जो है वो प्रॉपरली हो सके। नाउ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय देयर नेचर आर अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, ये एस्टिमेट्स है गाइज, ये अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। दैट मे नीड रिविजन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिकम्स नोन, तो जिसमें हमें कभी कभी चेंजेस करना पड़ सकता है, तो इसलिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है गाइस, क्या है ये अकाउंटिंग पॉलिसीज? हमने AS1 में पढ़ा था गाइस, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है या कुछ मेथड्स है, कुछ टेक्निक्स है, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ओके गाइस, now a change in an accounting policy should be made only if the adoption of a different accounting policy is required by statute। तो गाइस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज तभी करना चाहिए जब आपको लॉफुली वो करना पड़े, ठीक है, बाय स्टैट्यूट वो करना पड़े, या फिर आपको किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के लिए वो करना पड़े, ठीक है, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर आपको वो इसलिए करना पड़े ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, ना अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने जिसमें इन्होंने कहा है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है। जनरली लोग इन एग्जांपल्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ने कुछ क्लियर कर दिया है। देखते हैं, the adoption of an accounting policy for events or transactions that differ in substance from previously occurring events। अभी गाइस कोई ऐसा इवेंट होता है जो ऑल टुगेदर न्यू इवेंट है, जिसके लिए प्रीवियसली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी भी नहीं थी, तो यहाँ पे आप कोई नए इवेंट के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आए हो तो इसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, the adoption of a new accounting policy for events or transactions which did not occur previously or that were immaterial। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी उसी टाइप का है। वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो पहले हुआ करते थे लेकिन वो मटेरियल नहीं थे, वो बहुत छोटे थे, पर अब प्रेजेंटली क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शंस है वो अब बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, तो आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी चूज़ कर ली, तो दैट डज नॉट मीन कि आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया है, क्योंकि आपने नई पॉलिसी अप्लाई करी है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट, सो एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। तो इन्होंने बोला है कि आपको अपने नोट्स टू अकाउंट में जब भी आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं जिसका एक मटेरियल इफेक्ट होने वाला है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। The impact of and the adjustments resulting from such change if material should be shown in the financial statement। उसका प्रॉपर इम्पैक्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए, कौन सी एंट्रीज एडिशनल हुई, मॉनेटरी टर्म्स में क्या चेंजेस हुए, वो सारा आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे फिर वो लोग वही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, if a change is made in accounting policy which has no material effect on the financial statement for the current period। देखो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया जिसकी वजह से हमारे करंट पीरियड के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो आने वाले समय के लिए उनका इफ़ेक्ट जो है वो मटेरियल रहने वाला है, तो आपको ये द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज। तो ये भी आपको अपने नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है जिसका अभी तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका इफेक्ट जो है वो मटेरियल होने वाला है। ठीक है गाइस, उसके अलावा यहाँ पे वही पॉइंट रिपीट किया गया है कि आप कब कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस हमारा डिस्कशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं गाइस। ओके, सी यू गाइस।